गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठी विषय। मराठी विषय के अंतर्गत पाठ 2 धडा दूसरा, मी चित्रकार कसा झालो। मी चित्रकार कसा झालो याचे लेखक आहेत ल म कडू। 1947 त्यांचा जन्म। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार। त्यांची बाल साहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले आहे। इस पाठ में लेखक अपने अनुभव के द्वारा बताते हैं कि निसर्ग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख करके हम अपनी कला को आगे ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने कला गुणों का विकास हम स्वयं कर सकते हैं। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। मैं आप लोगों की उम्र का जब था, उस वक्त जो भी मैंने देखा जो भी मुझे मेरे अनुभव रहे वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रथम निसर्ग। आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। सबसे पहले निसर्ग, नेचर, प्रकृति, इसको भूल करके हम कभी भी चल नहीं सकते। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे। उसके विरोध में न जाते हुए निसर्ग की मर्जी में रहना हमेशा फायदेमंद होता है। कई बार हम देखते हैं पहाड़ों को काट करके वहां पर अभी भी न्यूज में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड की तरफ बाढ़ आई। तो उसका कारण मनुष्य स्वयं है। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसको एक तरह से हमें ही आमंत्रित करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे काटना, जंगल पूरी तरह से नष्ट करना, पहाड़ों को नष्ट करना, विकास के नाम पे इस तरह के कृत्य करना, जिसके कारण कभी न कभी उसका भुगतान हमको ऐसी आपदाओं के आने पर करना पड़ता है। तो लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि निसर्ग जैसा दिया है उसी के हिसाब से अगर हम लोग रहे तो हमेशा फायदे में रहेंगे, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसुक सापडतील। निसर्ग को खंगालते रहिए, निसर्ग को देखते रहिए। आप लोगों को अनेक नई नई सर्जनशीलता, नव निर्मिति की जो कला है उसके अनेक रास्ते आप लोगों को मिलते रहे। निसर्ग ही हमारा पालन पोषण करता है। अनेक कलाओं का विकास भी निसर्ग से ही होता है, निसर्ग से ही हम सीखते हैं। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानसा खेड्यात झालं। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं। लेखक अपने बारे में ही बता रहे। माझीच गोष्ट सांगतो। प्राथमिक शिक्षण लेखकाचं लहान खेड्यात झालं। एक छोटे से गांव में लेखक का प्राथमिक शिक्षण हुआ। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत। सुसंस्कृत, बड़े अच्छे लोग और निसर्गरम्य वातावरण में लेखक का जो प्राथमिक शिक्षण था गांव में हुआ, और गांव भी बहुत ही सुंदर था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, घनदाट घने जंगल, अगल बगल जो थे बहुत ही घने जंगल, दुथड़ी भरून वाहनी नदी, मतलब पूरी तरह से भर करके नदियां बहती थी। नदियों में हमेशा पानी होता था। नीले डोंगर, हिरवी रान, हरे हरे जंगल, नीले रंग के डोंगर, पहाड़, अवघा आनंदी आनंद। असा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच माझा एक मित्र होता। अब ऐसे वातावरण में, इतने सुंदर वातावरण में, चारों तरफ आनंदी आनंद है, तो मनुष्य के अंदर की, किसी भी व्यक्ति के अंदर की सर्जनशीलता, नवनिर्मित कुछ नया करने की जो क्षमता है उसकी बाहर अगर नहीं आती तो बहुत आश्चर्य की बात। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ नवनवीन करने की सोचेगा। ऐसी अनेक कल्पनाएं हर एक व्यक्ति के अंदर मन में आई। माझा एक मित्र होता, लेखकाचा एक मित्र होता। तो इस तरह के कुछ दृश्य वहां के थे। निळे निळे डोंगर, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निसर्गरम्य वातावरण होतं त्या गावाचं, त्या खेड्याचं। छोटासा खेड, छोटासा गाव था, बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक रूप से। आम्हाला खूप वाटायचं कि आपण चित्र काढावी। मेरा एक मित्र और हम लोगों को ऐसा हमेशा लगता था कि हम लोग चित्र निकाले, चित्र बनाए। पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती। हमारे पास किसी भी तरह के साधन नहीं थे। गांव में रहते थे,
बहुत ही अभी क्या बोलते हैं क्या? पहले जूम मीटिंग सारे पहले नंबर का मेरे जो स्थिति थी, गांव में तो गरीबी थी बहुत ज्यादा। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि देखिए जूम मीटिंग फिर जल्दी जल्दी लॉकडाउन लेखक कहते हैं कि किस तरह से वहां पर जो दृश्य था, प्राकृतिक दृश्य देख करके भी लोग चित्र नहीं बना सकते थे। चित्रकला बनाने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके पास वो सारी क्षमताएं नहीं थी, वो सारी चीजें नहीं थी, वस्तुएं नहीं थी जिससे वे चित्र बना सकते थे। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागद ही नव्हता। पेन्सिल, ब्रश, रंग तो बहुत दूर की बात है, गांव में रहते थे, उनके पास सादा पेपर भी नहीं था। अगर पेपर होता, कागद होता तो उस पर भी कुछ ना कुछ बनाते। अभ्यासाची एकच वही, पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही बुक मिली थी। पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, पाटी पर लिखने के लिए एक पेन्सिल मिलती थी, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। उसके टुकड़े हो गए तो भी उसको संभाल करके उपयोग करना पड़ता था। जब तक कि पूरी तरह से हाथ के पकड़ में आ रही है तब तक उसका उपयोग करते थे। दूसरी मिलण्याची शक्यता नव्हती, तो इसके पीछे की मजबूरी क्या थी? एक पेंसिल मिल गई तो फिर जल्दी दूसरी नहीं मिलती, जब तक कि पूरे टुकड़े उसके समाप्त न हो जाए, खत्म न हो जाए। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, वात्रटपणा वाटायचा। बच्चे समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा घर के लोगों को लगने का। चित्र निकालना मतलब बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। न शिक्षक को अच्छा लगता था, न घर के लोगों को। घर के लोग भी कहते थे क्या टाइम पास कर रहे हो, क्या चित्रकला बना रहे हो। तो उस समय चित्रकला के प्रति उतनी जागरूकता लोगों में नहीं थी, पेरेंट्स में भी नहीं और शिक्षकों में भी नहीं। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपून टाकणारं असायचं। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। वैशाख का जो महीना होता है, अप्रैल मई एंड का, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऊन करपून पूरी तरह से जैसे भून देगा, इतनी ज्यादा कड़क धूप हुआ करती थी। हम गांव के सभी बच्चे नदी में जाते थे, नदी के किनारे जाकर के नदी के अंदर कई घंटों तक पड़े रहते थे। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊ। अंगात गारवा भरला मतलब थोड़ी सी ठंडक आई शरीर में, तो थोड़ी सी ठंडक आने के बाद फिर क्या करते थे, फिर अच्छा लगता था हम लोगों को। उसके बाद हम लोग नदी के बाहर आते थे। तो इस तरह से लेखक नदी के अंदर गर्मी के दिनों में जाते थे, एंजॉय करते थे, पानी के अंदर पूरे पूरे दिन पड़े रहते थे। और ये पाटी पेंसिल आप लोगों ने प्राथमिक कक्षाओं में इसका उपयोग किया होगा। काठालगत खूप खडक होते। खडक मीन्स चट्टान, बड़े बड़े पत्थर। पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, पानी के प्रवाह से लगातार क्षरण होते रहता है, तो गुड़गुड़ित एकदम सॉफ्ट हो गए थे, सपाट पूरी तरह से प्लेन, लांब रुंद पसरलेले, दूर दूर तक फैले हुए ये खडक, ये चट्टाने होती थी। आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला। म्हणजे लेखाचं कॅनव्हास म्हणजे काय? खडक, जिसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं चित्र, उसको कैनवास कहते हैं। अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं कैनवास का उपयोग करते हैं। तो लेखक का कैनवास क्या था? जो ये बड़ी बड़ी चट्टाने थी, लांब रुंद पसरलेले खडक, हे लेखाचं कॅनव्हास होता। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कसा न काढणार? अब इतने बड़े बड़े जो चट्टाने थी उसके ऊपर मनसोक्त अपने मन के मुताबिक कोई भी चित्र बना सकते थे, लेकिन अब चित्र बनाएंगे किससे, ये प्रश्न था। तो ही मार्ग सापडला, वो भी रास्ता मिल गया। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो। मुरुम जो सॉफ्ट मिट्टी होती है, तांबूस रंग का मिट्टी, थोड़ा रेडिश कलर की मिट्टी मिलती थी, मुरुम होता था, जो ज्यादा बारीक नहीं होती थी, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होती थी। सिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात। पीले रंग के पत्थर भी मिलते थे। ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पिवळी फिक्की पड़ते। आपटले की उसको तोड़ते थे पटक करके, पटक के तोड़ने के बाद पीले रंग उसके दिखाई देने लगते थे, बारीक करते थे, अगदी पिठासारखी असते। पिठासारखी जिस तरह से आटा होता है उसकी तरह सॉफ्ट हो जाता था तोड़ने के बाद। हवं तसं पाणी घातलं की पिवला रंग तैयार। अपने प्रमाण के मुताबिक, अपने आवश्यकता के हिसाब से उसके अंदर पानी डालने के बाद पीला रंग तैयार हो जाता था। तो पीले रंग के पत्थरों को बारीक करते थे, बारीक करने के बाद फिर उसके अंदर अपने मन मुताबिक पानी मिला करके पीले रंग को तैयार करते थे बच्चे। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। जो मुरुम था,
बारीक पत्थर रेती की तरह वो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी की तरह। तो मुरुम के खड़े को पानी डाल करके फिर उससे चित्र बनाना सुरू कर देते थे खडक पर, उस चट्टान पर। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं, क्या बनाऊ मैं चित्र। मतलब इतनी अच्छी सौंदर्य था अगल बगल, नेचुरल सीनरी थी कि क्या बनाए क्या नहीं। तो इस तरह से लेखक सोचते थे कि उनके पास प्रश्न आ जाता था कि क्या बनाना है। गुडघ्यावर टेकून रेषा काढणं दंग व्हायचो। गुड़गा मीन्स घुटने के बल उस पत्थर पे बैठ करके चित्र बनाना बच्चे शुरू करते थे। अपने में मस्त हो जाते थे सभी बच्चे। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाढून लाल जर्द। तो मुरुम का खड़ा का उपयोग करते थे वो सब। और जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते थे उस खड़क पे चित्र बनाते हुए मुरुम से, तो पीछे मुड़ करके देखते थे तो जो लाइन होती थी सूख जाती थी। सूखने के बाद पूरी तरह से लाल जर्द लाल रंग उस खड़क का दिखाई देता था। तो इस तरह के जो प्राकृतिक चीजें थी उनसे वे सब कलर बनाते थे। जैसे पोमोग्रेनेट अनार है और लाख है, लाख भी लाल रंग का होता है, इसमें भी लाल रंग है। यहाँ पर हरे पत्ते होते थे, उन पत्तों से हरा रंग। तो टर्मरिक है जैसे हल्दी है, तो उससे पीला रंग। इस तरह से इन प्राकृतिक चीजों का, फूलों पौधों वनस्पतियों पत्तों, इन सब का उपयोग करके वे कलर बनाते थे। आणखीन सुरसुरी यायची, तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाही। चित्र बनाने में लेखक इतना मस्त हो जाते थे, उनके मित्र इतना मग्न हो जाते थे कि पैर के घुटने छिल जाते थे, क्योंकि वो पत्थर था, बड़ी चट्टाने थी, उसके ऊपर घुटने के बल टेक करके चित्र बनाना और लगातार चलते रहना। और ऊपर से फिर दोपहर का समय, खड़क पूरी तरह से गर्म हो गया है, तो उसकी वजह से घुटके के जो छिलटे रहते थे, स्किन रहती थी ऊपर की सॉफ्ट, वो निकल जाती थी। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। उभ्या खडकावर जो खड़ी चट्टाने होती थी वहां पर खड़े रह करके चित्र बनाना ज्यादा आसान होता था। काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार। त्या दिवसात काटेसार सावर फूलते। काटेसावर एक तरह की वनस्पति है, लाल भड़क होते, वो पूरे लाल रंग की वनस्पति हुआ करती और उसके फूल, तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिलतो। और उसके जो पराग हुआ करते थे उस फूल के, उसको पानी के अंदर मिक्स करने के बाद वह जांभळा रंग, जामुनी कलर मिलता था। सेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात। सेंद्री वनस्पति अभी दिखाया मैंने, उसमें से सिंदूरी कलर बनता था, भगवा रंग बनता था। काही पानांचा हिरवा रंग केला, कुछ पत्ते ऐसे होते थे जिसको पीसने के बाद पूरी तरह से हरा रंग ही दिखाई देता था। चुन्याचा पांढरा, चूना होता है उसका सफेद रंग, कुंकू जो लगाया जाता है महिलाएं लगाती है लाल, आणि दगडाचा पिवळा होताच। पहले ही बताया कि पीले रंग का जो पत्थर होता था उसको पीस करके बारीक करके पाउडर करके पानी मिला करके पीला रंग तयार करते थे, पिवळा। बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याच्या भ्रस व्हायचं। बांबू, जो बांस की पतली पतली काड़ी होती है, लकड़ियां होती है, उसको आगे का पॉइंट शार्प करके उसका ब्रश बनाते थे। तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। पूरा भूख प्यास भूल करके उस पत्थर पर चित्र बनाते थे और चित्र को फिर पूरी तरह से रंगना शुरू करते थे। ये सेंद्रीय वनस्पति कुछ भगवा रंग इससे बनाते थे। नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचं, नदी वाहायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची। थोड़े दिन के बाद चारों तरफ चित्र ही चित्र होते थे। और थोड़े दिन के बाद जैसे ही गर्मी खत्म हुई, बारिश का सीजन आया, बारिश का मौसम आया, तो नदी भर करके बहती थी। जितने खडक हुआ करते थे पूरे धुल जाते थे। नदीच्या पोटात गडप व्हायची, गडप म्हणजे गायब होती। तो जो भी चित्र बनाया बच्चों ने, लेखक ने मिल करके, सारे चित्र नदी में गायब हो जाते थे, अर्थात धुल जाते थे। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं जो भी कह रहा हूं मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं। यह एक उदाहरण है। जो प्रकृति है हमको कई गुना देती है, कितीतरी परीनं कई गुना हमको देती है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते। इसका मतलब कि मेरे पास ये साधन नहीं, मेरे पास ये चीज नहीं, वस्तु नहीं है,
तो इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए। इस पर अड़ करके बैठना नहीं कि अरे ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता निसर्ग हमें दिखाता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, स्ट्रांग है, तो बिना साधन के भी आप साधना कर सकते हो, तप कर सकते हो। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचं, पण नदी वाहतच असायचं। आमच्या कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळं व्हायला पार चैत्र महिना उजडायचं, तोवर काय करायचं? श्रावण, बारिश कमी होना शुरू होती थी श्रावण के बाद, लेकिन नदी तो भरी है, नदी का पानी भरा हुआ है। तो हमारा कैनवास, कैनवास मतलब जो लेखक का खड़क था, पत्थर था, जहां पर वो चित्र बनाते थे, तो चैत्र महीना तलक अर्थात नदी बहुत दिनों तक भरी रहती। तो खड़क चट्टान अगल बगल की पूरी तरह से, वहां का पाठ जब किनारा पे से पानी हटेगा तब जाकर के वो पत्थर मिलेगा, तब चित्र बनाएंगे। तब तक वो सब क्या करेंगे लेकर? तो चैत्र महीना आ जाता था, त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला। मातीचा नाद लागला मतलब मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी की एक आदत लगी। लाल भडक मऊसार माती, हाताला धुण्यासारखी लाल भड़क, जो नदी के किनारे की मिट्टी होती थी, एकदम लाल भड़क, लाल रंग की। और मऊ मीन्स एकदम सॉफ्ट, लोनी की तरह, हाथों पे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चिकनी मिट्टी लगती थी। मूर्ती कराव्यात असं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागला। लपून छपून, छुप करके यह काम करना पड़ता था। घर के लोग मानते नहीं थे कि बच्चे इस तरह के चित्र बनाए, टाइम पास करें, पढ़ाई पर ज्यादा जोर होता था। लेखक को लगता था कि लाल मिट्टी की हम लोग बहुत अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, पण हा काम सुद्धा मातीचा लपून छपून घर के बड़े लोगों से छुप करके करना पड़ता था। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। बकुली का एक पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ करके, कभी कभी मंदिर के नीचे बैठ कर, मंदिर के पीछे, गांव के मंदिर के पास, कभी कोठे के पीछे, कभी अगल बगल, मतलब जहां भी छुपने की जगह मिलती थी, लेखक वहां पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ इस तरह से मूर्ति बनाते थे, लाल मिट्टी लेकर के। मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या। इस तरह से लाल मिट्टी से मूर्ति बनाते थे, लेकिन थोड़े दिन वाळत टाकने म्हणजे सूखने के लिए रखते थे। सूखने के बाद फिर मिट्टी के अंदर तड़े जायचे। तड़े मीन्स क्रैक्स आते थे सूखने के बाद। हिरमोड व्हायचं, मन थोड़ा-सा दुखी होता था, अरे इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया मूर्ति, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स आ गए, टूट रही है मूर्तियाँ। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवं होतं। विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं। फिर बहुत विचार करने के बाद हम दोस्तों ने विचार किया। विचार करते करते बात याद आई, ध्यान में आया कि जो गाय का शेण मतलब गाय का जो गोबर होता है, अगर उसको गीला रखने के बाद जब सुखाते तो सूखने के बावजूद भी वैसा ही दिखता, उसके अंदर त्याला तडे जात नाही, मतलब उसमें क्रॅक्स नहीं आते। आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं, आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या। अब कैसे बनाने लगे? लाल मिट्टी, पहले सिर्फ मिट्टी का बनाते थे तो उसमें क्रैक्स जाता था। इसके बाद सोचने के बाद फिर थोड़ा सा शेण और लाल मिट्टी, गाय का गोबर और मिट्टी के साथ मिक्स करके अब मूर्ति बनाने लगे। मूर्ती ज्यादा दिनों तक टिकने लगी। तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक कडे जाऊन ढाळप्या पडायचा, पुन्हा विचार सुरू। लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते थे, थोड़े दिन पहले की अपेक्षा ज्यादा टिकने लगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर अब भी उसी तरह से थोड़े थोड़े क्रैक्स जा करके वो टूट करके गिरने लगी मूर्ति। आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। महादू आयते कपडे विकायला यायचं। महादू कपड़े बिकने के लिए जाता था, कपड़े बेचने के लिए। गांव में आठवडी बाजार मतलब साप्ताहिक, साप्ताहिक बाजार होता है गांव में। सगळा डोंगर भाग, फक्त पायवाटा, चारों तरफ पहाड़ियां, और सिर्फ रास्ता कैसा था? पायवाटा, पाऊड़वाट, पगडंडी, पैरों से चल करके जाने वाला रास्ता। तो अपना माल घोड्यावर लादून आणायचं। वो अपना माल कैसे लेकर जाता था महादू? घोड़े पर लाद करके, घोड़े पर रख करके फिर वो अपने माल मार्केट तक सामान बेचने के लिए जाता था। नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची। नांदरुकी का एक पेड़ है बहुत बड़ा, उस दाट सावली मतलब बहुत घनी छाया होती है उसकी। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचं, वहां पर घोडा बांध करके रखता था। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली, लीद म्हणजे घोड्याचं सेन।
घोड़ा बांध करके रखता था वहां पर उस पेड़ के नीचे, तो वहां पर घोड़े की लीद लेखक को दिखाई दी. घोड्याची लीद म्हणजे शेण. शेण मीन्स घोड़े का गोबर. त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते. उसके अंदर बहुत सारे धागे दिखते थे. हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. आता आमच्या मूर्तीला बिल्कुल तडे जात होते. अब लेखक ने क्या किया, पहले सिर्फ लाल मिट्टी से बनाते थे तो मूर्ति ज्यादा टिकती नहीं थी, जल्दी टूटती थी. बाद में फिर उस लाल मिट्टी में गोबर, गाय का गोबर मिक्स करके तो थोड़े ज्यादा दिनों तक चली. अब घोड़े का शेन, घोड़े की जो लीद होती थी उसको मिक्स करके बनाने लगे. उसमें धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं जो मूर्ति को मजबूती से बांध करके रखते थे, टूटती नहीं थी. तो इस तरह से प्रयोग करते करते वहां तक पहुंचा लेखक. केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही. अब लेखक को बहुत खुशी हुई, इसके मित्रों को खुशी हुई कि देखो हम लोग कहाँ तक पहुंचे, एक मूर्ति बनाने की कला, और किस तरह से उसके अंदर चेंजेस करते गए. मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. लेखक थोड़ा बड़ा हुआ, माध्यमिक विद्यालय में गया, तो आर्किमिडीज से संबंधित, आर्किमिडीज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. प्लवन का सिद्धांत उन्होंने बताया था. त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते बघायचं. अब यहाँ पर ये आठवड़ी बाजार दिखाया है, बड़ा ही विशाल वृक्ष, उसके नीचे मार्केट भरता है गांव में. इस तरह के दृश्य आप लोग देखे होंगे. और इस तरह से घोड़े की लीद से फिर बच्चे मूर्तियां बनाने लगे जो ज्यादा टिकाऊ होने लगी. तो आर्किमिडीज क्या करता था, तो शोधत राहायचं, साध्या लहान सहानच्या गोष्टीतही शोधत राहायचं. छोटी छोटी जो घर की चीजें, उसके अंदर भी उसे विज्ञान दिखता था. हर चीजों में वह साइंस ढूंढता था. उसे जो इन्वेंट करना है उसके बारे में ही रात दिन सोचता था. ते सापडल्यावर तो नाणी घरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला. और एक दिन अचानक उसे जो चाहिए था, जो चीज ढूंढ रहा था, वो स्नान घर से वैसे ही निकल करके भागा, यूरेका यूरेका करते हुए. युरेका मतलब मुझे मिल गया, मुझे मिल गया. जो वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं. आपल्या पुरता का होईना, पण तो एक शोध होता. अब लेखक कहते हैं जितना आर्किमिडीज को खुशी हुई अपने इन्वेंशन को लेकर के, जो वो खोज कर रहा था उसकी शोध करने के बाद उसे जो आनंद मिला, उसी तरह से मुझे भी, हमें भी आनंद मिला कि अब हमारी मूर्ति ज्यादा टिकाऊ. एक तरह से हमने भी, हम छोटे लेवल पे थे, बच्चे थे, हमने जो खोज की उसके लिए हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई. मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकाच आर्किमिडीज दडलेला आहे. त्याला कायम जगात ठेवा, जागता ठेवा. तुमचा आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील. बच्चों, आप सभी में भी एक तरह से आर्किमिडीज है. आप भी चाहोगे तो आप लोग भी बहुत सारी नई नई चीजों की खोज कर सकते हो. आपके अगल बगल निसर्ग, नेचुरल चीजें, बहुत सारी चीजें आपको सिखाती. तो जो शोध की प्रवृत्ति है, जो सीखने की कला है, उसको आप लोग जीवित रखिए. आप लोगों का भी जो जीवन है वह भी पूरी तरह से आनंद से भर जाएगा. लेकिन जो सीखने की कला है, जो सर्जनशीलता है, जो कल्पनाशीलता है, उसको सोचते रहिए. आप ही में से ही कोई अच्छा कवि बनेगा, कोई अच्छा आर्टिस्ट बनेगा, कोई अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, जिस तरह से आर्किमिडीज बने. तो लेकिन उसके लिए शोध की जो प्रवृत्ति है वह जीवंत रखना आवश्यक है. यहाँ पर शब्दार्थ आपसुक म्हणजे आपोआप, दुथडी भरून वाहणे, ओसंडून वाहणे, तहान भूक हरपणे, कामात मग्न होणे, कडप म्हणजे गायब, हिरमोड होणे, नाराज होणे, नांद्रूप, पिंपरण आणि पिंपळवर्गीय झाड. उत्तर लिहा. लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले दोन विषय. तो लेखक ने इस पाठ में दो कला के बारे में बताया है. पहली चित्रकला और दूसरी मूर्तिकला. चित्रकला आणि मूर्तिकला. मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय. एक उपाय हम लोगों ने देखा, गाईच्या शेण मातीत मिसळून मूर्ति बनवायची कामं सुरुवात केली. तेव्हा तडे जायचे, पण खूप दिवसानंतर. उसके बाद में फिर क्या किया लेखक ने, घोड्याची लीदचा वापर करू लागला. मतलब तडे न जाण्यासाठी लेखकाने घोड्याची लीद, घोड्याच्या शेणाचा वापर करून मूर्ती बनवायला सुरुवात केली. असा उपाय लेखकाला सापडला. लेखकाच्या कॅनव्हास लांब जो खडक होता, गुळगुळीत मऊ खडक, नदी काठचा किनाऱ्यावर, तोच लेखकाचा कैनवास होता. जो चट्टान थी नदी के किनारे की, जिस पर वो चित्र बनाते थे, वही लेखक के लिए उसका कैनवास था.
लेखकाने त्यांच्या खेड्याचे सांगितलेले विशेष, तो आप लोग लेसन रीड करोगे तो पता चलेगा। खेड्याचे विशेष मतलब उनके गांव की विशेषता क्या थी? निसर्गरम्य होता गांव, निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत। तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत गाव होतं। लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढवणारे घटक, तो अगल बगल की जो सीनरी थी जिसकी वजह से उस गांव का सौंदर्य बढ़ रहा था, तो क्या क्या थे वो? तो था घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, जो नदी भर करके बहती थी, घनदाट जंगल, घने जंगल, नीले डोंगर, नीले रंग के डोंगर, पहाड़, और उसके बाद फिर हिरवी रान। ऐसे चार घटक, और भी घटक है पुस्तक में दिए, लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हो घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळं डोंगर आणि हिरवी रान। योग्य जोड्या जुळवा। पिवळा, पिवळा रंग कहाँ से मिलता था? तर दगडापासून, पिवळा दगडापासून। जांभळा, जांभळा रंग उसे कहाँ से मिलता था? काटे सावरीच्या फुलातील परागकणांपासून। जो इसके पराग होते थे फूल के, उसको पीसने के बाद पानी मिक्स करते तो जांभली रंग मिलता था। तो जांभळा काटे सावरीचा फुलातील परागकणांपासून। भगवा रंग, भगवा रंग कहाँ से मिलता था? सेंद्री झाडाच्या बियांपासून। सेंद्री का पेड़ होता था, उसके बिया से, बीज से। हिरवा झाडांच्या पानांपासून। तो इस तरह से हम जोड़े मिला सकते हैं। अब एका शब्दात उत्तर लिहा। बांबूच्या कोवळ्या काडीपासून तयार व्हायचं ब्रश। बांबू जो स्टिक होती थी बांस की, उसके पतली काड़ी को फिर उसको टोच करके बनाते थे, कट करके, तो यहाँ पर आएगा ब्रश। चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागद, त्यांच्या जवळ कागद नव्हताच, तो किस चीज का उपयोग करते थे? खडक। खडक मतलब चट्टान, खडक। लाल भडक मातीपासून तयार केल्या जायचा मूर्ति। लाल भडक मिट्टी, जो मऊ मऊ मिट्टी होती थी, उससे मूर्ति बनाते थे, मूर्ति। ओला असताना जसं असतं तसंच वाळल्यावरही राहतं, जिस तरह से गीला होने पर रहता है और उसके बाद वाळलं मतलब सुखाने के बाद भी उसी तरह से रहता है, तर ते होतं गाईचं शेण। घोड्याच्या शेणाला म्हणतात, घोड्याच्या शेणाला लीद म्हणतात। घोड़े का जो शेण है उसको हम लीद कहते हैं, लीद, घोड़्याची लीद। तो इस तरह से स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।